नमस्कार। आज की वीडियो का कुछ ख़ास टॉपिक नहीं है। जो भी इतने वक्त से रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं मुझको, या कुछ किसी चीज़ पर रेट्रोस्पेक्ट कर रही हूँ मैं, या रिफ्लेक्ट कर रही हूँ, या इनसाइट्स हैं, उन सब का एक साथ सम्मेलन करके ये वीडियो बनेगी। क्योंकि अभी तक फ़िलहाल मैं ये कर रही थी कि सभी इनसाइट्स के लिए अलग अलग वीडियो के फॉर्मेट चूज़ कर रही थी कि उसको वीडियो ऐसे में बनाऊँ या उसको डॉक्यूमेंट्री में, या किस किस चीज़ों में बनाऊँ। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं उस चीज़ों से थोड़ा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ एक तरीके से, एक इंसाइट को ले के उस पर बात करना और फिर उसके अराउंड वीडियो को फॉर्मेट करना। वो इतने ज़्यादा टॉपिक भी नहीं होता है किसी वीडियो के लिए, तो थोड़ा अननेचुरल फील हो रहा है अब मेरे लिए। शुरू शुरू में माइंड में बहुत क्लॉग्ड थे आइडिया, वो थिंकिंग, वो सब कुछ इनसाइट्स, या कुछ भी बोलने का मन कर रहा है, या एक सामने किसी को सुनाने का मन कर रहा है, वो सब कुछ एक साथ क्लॉग्ड थे। तो वो बहुत नेचुरली फ्लो हो रहे थे, मेरे वीडियो आराम से बन पा रहे थे उतने ज़्यादा। पर अब मुझे थोड़ा एक्सोशन भी नहीं, लेकिन थोड़ा ऐसा अननेचुरल लग रहा है, जो मेरे सोचने के फ्लो से थोड़ा अलग है। और कमाल की बात है, आई फोकस मोर ऑन द एम्बॉडर्ड थिंकिंग, जहाँ पे आप शरीर की थ्रू एज अ साइट में सोच पाएँ। तो मेरे लिए वो नेचुरल है कि मैं उस फ्लो को ना तोड़ के उस फ्लो में बहूँ। तो ये वीडियो आसपास जितने भी मेरे इनसाइट्स हैं डांस पर, या कुछ भी चीज़ हो, सबका सम्मेलन ही बन जाएगा। दो तीन चीज़ें मुझे ये लगी कि बॉडी माइंड रेगुलेशन, जिसको हम डांस में बहुत इस्तेमाल करते हैं, ऐसे वेलनेस इंडस्ट्री में बहुत इस्तेमाल करते हैं, या फिर नॉर्मली स्पिरिचुअली बहुत इस्तेमाल करते हैं, रिलीजियसली तो नहीं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में बहुत इस्तेमाल करते हैं। उसमें हम बॉडी और माइंड रेगुलेशन को बहुत इजीली कैटेगराइज कर देते हैं कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल, कि हेल्दी लाइफस्टाइल का रिजल्ट है वो, सॉर्ट ऑफ उस तरीके से। पर जितना मैं ज़्यादा इंगेज कर रही हूँ बॉडी माइंड के डिस्टिंक्शन से, जो कार्टेशियन डिस्टिंक्शन है, क्लासिक डिस्टिंक्शन बिटवीन अ सब्जेक्ट एंड अ बॉडी, उसको एज आप सॉर्ट ऑफ बॉडी माइंड डिफ्रेंशिएशन की तरह मान लीजिए। उसने मेरे दिमाग में खलबली उठाई है कि जब भी मैं अगर मूवमेंट को एज अ साइट लूँ, जहाँ पे मैं किसी फिनोमिना को एक्सपीरियंस करके, उसे आर्टिकुलेट करके, उसे एक्सप्रेस करके, उसे एज अ फॉर्म ऑफ डाटा में कन्वर्ट करूँ, तो वहाँ पे मुझे लग रहा है कि इज़ माई बॉडी ऑलरेडी inheriting or producing those knowledges which is inherently familiar, or which is more or likely stem from a प्री एग्जिस्टिंग नॉलेजेस, कि वो खुद को कुछ क्रिएट कर पा रही है, या इज़ द बॉडी एज अ साइट कैन प्रोड्यूस समथिंग ऑफ इट्स ओन, कि खुद के इंडिपेंडेंट उसका कुछ एग्जिस्टेंस है या नहीं। फिर ये सोचते सोचते मेरा दिमाग इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हुआ, मुझे ऐसे लगा कि मैं चुप ही हो जाती हूँ इतने सवाल पूछने से। तो वो सवाल पूछते पूछते मैंने थोड़ा उस जब थॉट को ऑर्गेनाइज करा, तब चीज़ और ज़्यादा समझ में आई कि बरसों से माइंड एज अ फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल पैरामीटर को हम इतना ज़्यादा देख रहे हैं कि उसमें एनालिटिकल आप कुछ कर रहे हैं, इंटरप्रेटिव कर रहे हैं, फ्रेमवर्क कर रहे हैं, कुछ भी उसके अराउंड आप कुछ रिगरस मेंटल वर्क कर रहे हैं। इट इज़ मोर और लेस कैटेगराइज्ड अंडर इंटेलेक्चुअल लेबर। और वहीं बॉडी अभी ताज़ा इसका मेथड एज अ इंटेलेक्चुअल या एकेडमिक स्पेस में आना शुरू हुआ है। तो वहाँ पे बॉडी एज अ टूल उसको इतना रिगरसली यूज़ किया गया है। हाँ, नेचुरल है वो रिगरसनेस किसी एक्सटेंट तक, जब हम एक एज अ कोऑर्डिनेट करते हैं बॉडी और माइंड को, कि कुछ नॉलेज हमें इंसाइट्स मिला, या क्वेश्चन मिला, या कुछ रिसर्च का टेंशन मिला, या कुछ भी नॉर्मल बातों में हमें टेंशन मिला, तो वी कैन यूज़ डांस और अ मूवमेंट एज अ फॉर्म, जिससे हम उस टेंशन को रिलीज़ कर सकें, या उस प्रेशर से बाहर आ सकें, या उस जो भी रिसर्च गैप है उसका कुछ बना सके उस मूवमेंट के आउट ऑफ। तो वो इतना सिंपल फ्रेमवर्क नहीं है, इतना सिंपल पैराडाइम नहीं है जितना मैंने सोचा भी था, और जितना मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है।
तो वहाँ से मेरे लिए सवाल यही आ रहा है कि हम जिस चीज़ को बहुत इजीली बॉडी माइंड रेगुलेशन घोषित कर रहे हैं, क्या उस रेगुलेशन के पीछे कुछ चीज़ ऐसी रह जा रही है जिसके कारण बहुत जो सटल चीज़ें हैं, जैसे बॉडी का पिछली वीडियो में बहुत बर्बाद किया हुआ एग्जॉशन या ऐसी चीज़ें हैं, वो साफ तरीके से दिख नहीं रही हैं. सो दे आर मोर और लेस रिवॉर्डेड एज अनडिसिप्लिन्ड, कि वो बच्चा डिसिप्लिन नहीं है या वो उस बच्चे में लैक ऑफ मोटिवेशन है, लैक ऑफ इंटेंट है, जिसके कारण वो काम अच्छे से नहीं कर पा रहा है. रेदर इट्स ये एक इंस्टीट्यूशनल एरर या इंस्टीट्यूशनल बैरियर है, जहाँ पे हम रेगुलेशन को इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया है, इतना ज़्यादा उसको इंस्टीट्यूशनली प्रमोट या एक्सटेंड कर दिया है पेडागोजीज में या और प्रमोशन में, जिसके कारण रेगुलेशन एक टूल बन गया है कि अगर आप रेगुलेट कर रहे हैं, डांस का एग्जांपल लेते हैं, इफ़ योर बॉडी और माइंड अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रहा है, आप गाना सुन के अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छे से कुछ भी मूवमेंट बना पा रहे हैं, अच्छे से डांस कर रहे हैं, तब तक आपको बोला जाएगा कि योर डिसिप्लिन किड और डिसिप्लिन स्टूडेंट, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. पर ऐसा क्या होगा, कौन सी ऐसी स्टेज है जब वो रेगुलेशन का पर्दा हट जाएगा और अलग अलग जो रिहर्सल स्पेस में बॉडीज़ हैं, हर तरीके के बच्चे आ रहे हैं. मान लो कोई अच्छे से नहीं कर रहा है, लेकिन अच्छे से नहीं कर पा रहा है कोई और कोई अच्छे से नहीं कर पा रहा है, किसी के हैंड बॉडी कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे अच्छे से, कि आंखें कहीं और जा रही है और देख कहीं और रहे हैं, या थोड़ा हारमोनियसली नहीं बिठा पा रहे अलग अलग बॉडी पार्ट के फंक्शनिंग को. तो क्या हम उसको एक ऐसा गिरा हुआ स्टैंडर्ड मान लें परफॉर्मेंस का? क्योंकि मेरा तो ये एक्सपीरियंस है, जब भी मैं रिहर्सल स्पेस में बैठती हूँ तो सारे बच्चे होते हैं मेरी आंखों के सामने जो अच्छे से नहीं कर पा रहे, जिसको हम ट्रेडिशनल टर्म में बोलते हैं कि दे आर नॉट डिसिप्लिन्ड इनफ, दे आर नॉट डूइंग इट इनफ, और दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग इट इनफ और रिहर्सिंग इट इनफ. वहाँ पे आप थोड़ी देर उन बच्चों की तरफ भी देखें और उन परफॉर्मर्स या उन एज अ आर्टिस्ट की तरफ भी देखें. You can extract a different form of aesthetic from their own dance perspective. कि उनका परफॉर्मेंस अब जब लगातार देखेंगे तो वो एक अलग एस्थेटिक प्रोड्यूस करेगा और एक अलग किस्म का ब्यूटी जिसे बोल सकते हैं, या फिर एक अलग किस्म का कोऑर्डिनेशन या रेगुलेशन फ्रेम करेगा. तो वो बहुत स्ट्राइकिंग था मेरे लिए, क्योंकि बाहर का दुनिया कुछ और कह रहा है और मेरा बॉडी कुछ और एक्सपीरियंस कर रहा है. तो देखते हैं इसके और पार्ट भी बनेंगे अभी.